हेलो प्यारे दोस्तों, हम पढ़ रहे थे अपनी क्लास 12th की फिजिक्स और जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। और हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट लिखा था। और बेटा आज वहीं से शुरू करते हैं। मैं भुवनेश कुमार सेंगर, आपका फिजिक्स एजुकेटर। और आगे जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने लास्ट में बेटा क्या देखा था कि जो फाई इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया था, ये ठीक है, ये क्या थी? गॉस थ्योरम थी। इसे ही प्रूव करेंगे, इसकी उत्पत्ति देखेंगे। ठीक है, किसकी? गॉस थ्योरम की, गॉस प्रमेय की। तो उपपत्ति देखें। मान लेता हूं बेटा कि ये एक पृष्ठ है, यहां पर कोई क्यू आवेश रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? क्यू आवेश रखा हुआ है। अब मैं इस क्षेत्र का छोटा सा क्षेत्रफल खंड ले लेता हूं। मान लो ये मैंने ले लिया डी ए। ठीक है, क्या ले लिया? डी ए। छोटा सा है तो इसलिए डेल्टा ए ले लिया, डी ए। अब इस प्लस क्यू आवेश से वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलेंगी, तो ऐसे वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, ऐसे ई, तो इससे भी बाहर की ओर निकलेंगी। अब देखो यहां क्या है बेटा कि जो इसकी जो दिशा है वो इधर की ओर होगी। ठीक है, किसकी? ई की दिशा, वेक्टर ई की दिशा इधर की ओर होगी। अब बेटा वेक्टर ए डी ए की दिशा क्या होगी? डी ए की दिशा क्या है? ये क्षेत्रफल का घटक है, और क्षेत्रफल का जो क्षेत्रफल की जो दिशा होती है वो पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है, ऐसे। ठीक है, हम जान चुके हैं कि क्षेत्रफल की दिशा उसके पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है, तो इसके भी लंबवत बाहर की ओर होगी, तो यही डी ए की दिशा हो जाएगी कि नहीं? ठीक, अब देखो हम जानते हैं, उपपत्ति में लिखते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा? कि फाई बराबर होता है ए ई कॉस थीटा। ठीक है, ये होता है। तो यहां क्या है? यहां बेटा ये छोटा सा क्षेत्रफल खंड है, तो अब लिखेंगे इसमें, तब डी ए क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स बेटा, इससे गुजरने वाला फ्लक्स की बात करें तो ये डी ए अर्थात छोटा है, तो ये फ्लक्स भी छोटा ही निकलेगा। डी फाई इक्वल क्या हो जाएगा? ए की जगह पे डी ए, ठीक, ई, और देखो cos थीटा की जगह पे cos थीटा है, ये cos थीटा की जगह पे कितना है? देखो जो एक ही दोनों की एक ही दिशा है, दोनों एक ही दिशा में है। कौन? क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, दोनों एक ही दिशा में है, तो बीच का कोण हो जाएगा थीटा। थीटा कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, तो चूंकि थीटा बराबर यहां है 0, ठीक है, तो cos 0। अब बेटा cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? हमारी 1 के बराबर होती है, तो डी फाइव इक्वल आ जाएगा डी ए ई। ठीक है, अब ये तो इस छोटे से क्षेत्र से गुजरने वाला फ्लक्स हो गया। मुझे तो इस पूरे पृष्ठ से निकालना है, पूरे से कितना फ्लक्स निकलेगा, पूरे बंद पृष्ठ से निकालना है। तब दोनों पक्षों का समाकलन कर दूं बेटा इनका, तो तब दोनों पक्षों का समाकलन करने पर अब दोनों पक्षों का समाकलन करूंगा तो ये हो जाएगा डी फाई समाकलन डी ए ई। ठीक है, अब देखो नियतांक क्या है यहां, इसे जब हल करेंगे तो नियतांक क्या होता है? इधर लिख लेता हूं मैं,
बेटा नियतांक क्या है? जिसके साथ डी होता है वो वेरिएबल होता है, बाकी का सब नियतांक होता है। ठीक है, तो यहां डी किसके साथ है? ए, अर्थात ए परिवर्ती है। ठीक, और ई क्या है? नियतांक होगा। जिसके साथ डी होता है वो वेरिएबल होता है। ठीक है, बाकी का सब कांस्टेंट होता है। तो जब इसका करेंगे हम समाकलन, तो डी फाई की जगह पे क्या आ जाएगा? फाई आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा? ई बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा डी ए। अब डी ए क्या है? ये छोटा सा है, छोटा सा क्षेत्र है। अब इसका समाकलन करूंगा मैं तो ये पूरा हो जाएगा। पूरा कैसा हो जाएगा? गोले, ये गोलाकार है तो गोले हो जाएगा तो चूके, और गोला का डी ए बराबर किसके हो जाएगा बेटा? या ऐसे लिख लो कि डी ए बराबर, इसका समाकलन करूंगा तो फाई बराबर ई, और किसके हो जाएगा? ये डी ए बराबर हो जाएगा ए के। ये भी पूरा ही हो जाएगा। अब चूंकि एक गोला है, एक गोले का क्षेत्रफल है, ये एक गोला है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? तो देखो तब फाई बराबर क्या हो जाएगा? ए की वैल्यू यहां पुट कर दूं मैं, यहां रख दूं तो ई 4 पाई आर स्क्वायर ये हो जाएगा। यहां तक आप नोट कर लो, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आगे चलते हैं। 1 2 3, ठीक। अब देखो मैं यहां से, अब हम एक और बात जानते हैं कि चूंकि ई बराबर होता है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर होता है कि नहीं? तो उसकी ई की वैल्यू यहां पुट कर दूं इसमें तो क्या हो जाएगा? फाई बराबर हो जाएगा हमारा, ई की जगह पे आ जाएगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, और इंटू ये है इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर से क्या, आर से ये आर कैंसिल, आर स्क्वायर हो जाएगा बेटा। ये आर स्क्वायर होता है तो इस आर स्क्वायर से ये खत्म, तो क्या बचा? फाई बराबर बचा, क्या बचा? क्यू बचा और एप्सिलॉन बचा, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही हमें सिद्ध करना था बेटा, यही हमें गॉस थ्योरम सिद्ध करनी थी, जो हमारी सिद्ध हो गई है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3। अब हम आगे अपना काम शुरू करते हैं। आगे बेटा हम इसके अनुप्रयोग के बारे में बात करेंगे। क्या? अनुप्रयोग के बारे में। तो क्या लिखें? गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग, गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग की बात करें, गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट अनुप्रयोग है, फर्स्ट अनुप्रयोग क्या है बच्चा? कि अनंत अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ठीक है बेटा। अब उसे सॉल्व करते हैं। तो देखो
मैं एक वायर बना लेता हूं, क्या है, अनंत लंबाई का है, इन्फिनिटिव लेंथ है उसकी, एक समान आवेशित, वो एक समान आवेश है, आवेशित है सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मैं एक अनंत लंबाई का बना लेता हूं एक तार, क्या बना लूं, तार, वायर, ठीक है, और अनंत लंबाई है इसकी, इन्फिनिटिव लेंथ है, और इस पर एक समान आवेश फैला हुआ है, धन आवेश मान लो, एक समान धन आवेश फैला हुआ है, ठीक है। इसके कारण अब मुझे निकालनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। तो बेटा मैं इसके ऊपर एक पृष्ठ की रचना करता हूं, जिसे कहते हैं बेटा गॉसियन पृष्ठ या गॉसीय पृष्ठ, ठीक है बेटा। अब मैं इसके ऊपर एक डॉट 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 करके होता है बेटा ये ऐसा, ठीक है, एक गॉसीय पृष्ठ की रचना करता हूं, और ऐसा 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 ऐसा, ठीक है। ये मैंने एक गॉसीय सरफेस की रचना कर ली, गॉसीय पृष्ठ। ये क्या है बेटा, गॉसीय पृष्ठ, जो एक काल्पनिक पृष्ठ है, केवल कल्पना की जा रही है, और ये है एक बेलन के आकार का, आपको दिखाई न दे रहा हो शायद, लो मैं इसे शेड और कर देता हूं थोड़ा, आपको दिखाई दे, वैसे ये बेलन के आकार का है, दिखाई दे रहा होगा, ठीक, दिखाई दे रहा होगा। आवाज की थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, इसीलिए थोड़ा दिक्कत बन जाती है, ठीक। तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि ये गॉसीय पृष्ठ है हमारा, ठीक है। अब मैं इसका क्या करता हूं कि इसके मैं खंड बनाता हूं बेटा, तो इसे 3 भागों में विभाजित कर देता हूं। पहला मान लो ये वाला है, इसे मान लेता हूं A1 पृष्ठ, इसे मान लेता हूं A2 पृष्ठ, इसे मान लेता हूं A3 पृष्ठ, ठीक है। किसी सिलेंडर में, किसी बेलन में ये बीच में ऐसे रखा हुआ है, ये मान लो ये तार है और ये सिलेंडर है मेरा हाथ, इस प्रकार कैसे बताऊं आपको, देखो अभी एक उदाहरण से बताता हूं आपको। मेरे पास ये सिलेंडर है, ऐसा होता है कुछ गॉसियन पृष्ठ ऐसा है, और ये तार ऐसा है, ये बिल्कुल ऐसे ऐसे रखा हुआ है बेटा, कैसे, ऐसे इसमें, और ये इसकी कल्पना की गई है बिल्कुल गॉसीय पृष्ठ की, जो वास्तविक नहीं है बच्चा, ठीक, वास्तविक नहीं है। तो मैंने ले लिया, जो ये ले लिया A2, A1, A3, ठीक है। अब मैं इसके छोटे छोटे क्षेत्रफल खंड बनाता हूं इसमें, मान लो ये मैंने एक इसका छोटा सा खंड ले लिया, इसका किसका A1 का है, तो मान लेता हूं इसे DA1, ठीक है, DA1 ले लिया, यहां इसका ये छोटा सा ले लिया, यहां ले लेता हूं, ठीक, इसको मान लो DA2, ठीक है, और इसको मान लो छोटा सा ले लेता हूं, क्या मान लू, DA3, ठीक है। अब देखो इन खंडों से, अब देखो यहां क्या है, हम जानते हैं कि जो धनावेश है उससे वैद्युत बल रेखाएं लंबवत बाहर की ओर निकलती हैं, तो इस खंड पर क्या होगी वैद्युत बल रेखा की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा E, इधर की ओर होगी, ठीक है, और क्षेत्रफल सदिश किधर की ओर होगा, वो भी पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होता है, तो वो भी ऐसे ही होगा, तो E की दिशा भी यही है, और वेक्टर वेक्टर E भी इधर ही है, और वेक्टर DA1 भी इधर ही होगा। अब देखो इस क्षेत्र पे बात करूं, ये यहां लिख लेता हूं DA2, ठीक है बेटा। अब हम जानते हैं कि पृष्ठ के इसे धनावेश से बाहर की ओर निकलती हैं, तो मान लो ऐसे निकल जाएगी, कौन निकल जाएगा, वैद्युत क्षेत्र सदिश, ठीक है। अब यहां पर देखो इस खंड पर, यही तो खंड बनाया था मैंने, अब इस पर इसके पृष्ठ की दिशा क्या होगी, लंबवत बाहर की ओर होती है, तो लंबवत ऐसे है ना, ये ऐसे, तो लंबवत बाहर की ओर होगा, तो ऐसे यहां मिला दिया, ठीक। ये हो गई किसकी, DA2 की, वेक्टर DA2 की दिशा हो गई। उसी प्रकार यहां मैं A3 की लूं, तो देखो वेक्टर A3 की दिशा क्या होगी, लंबवत बाहर की ओर, पृष्ठ से
लंबवत बाहर की ओर, DA3 की दिशा हो गई। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूं, इसकी दिशा देखें वेक्टर ई की, तो धनावेश से बाहर की ओर निकलता है, तो मैंने ये धनावेश से ये बाहर की ओर निकलेगा ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया, क्या हो गया बेटा, ये हो गया वेक्टर ई। अब देखो मैं इसे सॉल्व करता हूं। अब तो पहले क्या करना है कि DA1 पृष्ठ से, DA1 पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, पहले सर्वप्रथम हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं क्या जानते हैं बेटा, फाई बराबर होता है EA cos थीटा या AE cos थीटा। ठीक है, ये हम जानते हैं। तब मैं क्या निकालूंगा, DA1 पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, फ्लक्स। ठीक है बेटा, तो इसे मान लूं D∅1 मान लूं, बराबर क्या हो जाएगा, E तो E है और एक की जगह पर है DA1 है बेटा, और cos थीटा, थीटा कितना है बेटा, दोनों एक ही दिशा में है। देखो वैद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल सदिश की दिशा दोनों एक ही है, तो थीटा बराबर हो जाएगा 0। तो चूंकि यहां लिख दूं थीटा बराबर है 0। ठीक है, तो cos 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1। ठीक है, तो D∅1 बराबर आ जाएगा हमारा DA1। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होगी, 1 का मल्टीप्लाई होगा तो इतना ही रहेगा। इसी प्रकार मैं किसका निकाल लूं, अब निकाल लूं DA2 पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। ठीक है बेटा, इधर मैं इस साइड पोजीशन बना के लिख लेता हूं। तो देखो DA2 क्या है, ये है, ये छोटा सा पृष्ठ DA2 है, इससे गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है। तो ऐसा करो, हाँ तो निकालें। तो देखो इसे मान लेता हूं मैं D∅2 इक्वल, जिसके इक्वल आ जाएगा E है वैद्युत क्षेत्र, और जो क्या हो जाएगा DA2, ए की जगह पे आ जाएगा DA2। अब cos थीटा है, अब थीटा कितना है यार, देखो यहाँ इसके बीच में 90 डिग्री का कोण नहीं है, ये इधर है और ये इधर है। ठीक है, इधर अंडरलाइन कर लूं जिससे आप चलो छोड़ो, ऐसे ही लिख लेते हैं। तो चूंकि थीटा बराबर है 90, कहाँ, यहां पर। ठीक है, थीटा बराबर 90 है, तो DA2 cos 90, और cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो D∅2 0 हो जाएगा, या 0 का मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो पूरा ही 0 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आप नोट कर लो, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसे रफ कर देता हूं, फिर आगे अपना काम शुरू करते हैं। 1 2 3। ठीक, अब देखो इसी प्रकार A3 के कारण भी निकाल लूं, A1 के कारण निकाल लिया, A2 के कारण निकाल लिया, अब DA3 के कारण निकाल लूं। तो DA3 पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स कितना हो जाएगा बेटा, D∅3 हो जाएगा, और E तो E है वैद्युत क्षेत्र, और A की जगह पे आ जाएगा DA3। अब देखो DA3 और इसमें कोण बीच में कितना है, 90। DA3 का इधर है दिशा, इसकी नीचे की ओर है, तो ये कोण हो गया बेटा 90 डिग्री, और चूंकि यहां लिख लू चूंकि थीटा बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो cos 90 हो जाएगा, और cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो D∅3 भी हमारा कितना हो जाएगा, DA3 इंटू 0
अर्थात सीधा लिख दूं d∅3 हो जाएगा 0, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई इसमें होगा पूरा हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखो, अब मुझे क्या निकालना है कि कुल फ्लक्स निकालना है। तो तब कुल फ्लक्स या गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स लिख लेते हैं यहां, गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स। अब बेटा इसे हमें पूरे में से निकालना है, पूरे का कैलकुलेट करना है, पूरे गॉसीय पृष्ठ से। ठीक है, तो कुल फ्लक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मान लो से d∅ मान लेता हूं, और d∅ बराबर क्या हो जाएगा हमारा d∅1 प्लस d∅2 ये है, और प्लस d∅3 ये रहा। ठीक है, और ∅1 आप वहां से देख लेना, वैसे हमने कैलकुलेट कर लिया है वो पहले ही। ठीक है, सबसे पहले कैलकुलेट किया था, उसका मान आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो उसमें ही होगा। ठीक है, तो हमारा क्या निकल के आया था बेटा कि d∅, अब देखो d∅1 की वैल्यू क्या थी बेटा, EDA1। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये हो गई प्लस, यहां से देखो 0 प्लस ये कितनी है 0, तो हमारी क्या आ गई d∅ बराबर आ गई EDA1 की। ठीक है, d∅। अब मैं क्या कर लूं बच्चा, इसका कर लूं, अब यहां तक नोट कर लीजिए, मैं इसे रफ कर देता हूं इधर की है थोड़ा। ठीक है, यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, 1 2 3। अब आगे अपना काम करते हैं, मैं इसे रफ कर देता हूं, जगह की कमी थी इसलिए। हमारा ये इसके बराबर आ जाएगा, तो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, अब मैं दोनों पक्षों का क्योंकि ये तो सूक्ष्म है, मुझे तो पूरा निकालना है फ्लक्स, ये सूक्ष्म फ्लक्स है, तो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, बेटा समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो समाकलन d∅ बराबर आ जाएगा EDA1 समाकलन में अंदर। ठीक है, इसे भी नोट, ठीक है नोट कर लो, ये लिख लिया होगा आपने, अब इसे भी रफ कर देता हूं नीचे वाले को। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहां वेरिएबल क्या है, बदल क्या रहा है, जिसके साथ d होता है केवल वो वेरिएबल होता है, बाकी का सब नियत होता है। तो d किसके साथ है, A1 के साथ है, तो d∅ की जगह पे क्या आ गया, ये हो गया पूरा फ्लक्स ∅ इक्वल टू क्या आ गया, E बाहर आ गया, अंदर हो गया dA1। अब देखो dA1 क्या है, dA1 क्या है, छोटा सा। ठीक है, अब इसको जब इसका समाकलन होगा तो A1 के बराबर आ जाएगा, तो ∅ बराबर हो जाएगा E बराबर A1, इस A1 के बराबर आ जाएगा पूरा ही। जब इस d∅, इसका dA1 का मैं समाकलन करूंगा तो A1 के बराबर आ जाएगा, पूरा A1 आ जाएगा, इसका मतलब है d हट जाएगा, A1 आ जाएगा, क्योंकि पूरा है। अब चूंकि हम जानते हैं कि A1 हमारा क्या है, बेलनाकार है बेटा, ये बेलन के आकार का है A1, तो A1 बराबर, और बेलन का वक्र पृष्ठ, वो पृष्ठ, ये क्षेत्रफल क्या होता है 2πr_l। मान लेता हूं मैंने ये तार की L लंबाई तक, जो गॉसी पृष्ठ की रचना की है वो तार की L लंबाई तक की है, कितनी तक, L लंबाई तक। ठीक है, तो 2πr_l ये इसका क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, किसका, बेलन का। ठीक है, वहां से यहां रख देता हूं इसे, तो ∅ बराबर क्या आ जाएगा, E इंटू 2πr_l, ये हो गया बेटा। अब गॉस प्रमेय से, तो हमारी गॉस प्रमेय क्या होती है, गॉस प्रमेय द्वारा, तो गॉस प्रमेय होती है ∅ बराबर होती है Q/ε0। ठीक है, अब ये भी ∅ है, ये भी ∅ है, इन दोनों को इक्वल नहीं रख सकता, तो क्या है समीकरण 1 मान लू इसे मान लू समीकरण 2, तो समीकरण 1 व 2 की
तुलना करने पर, तुलना करने पर। तो देखो ये भी फाई के इक्वल है, ये भी फाई के इक्वल है, तो मैं इधर की ओर लिख देता हूं, इधर जगह नहीं है बेटा। आप यहां तक ऐसा है, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। 1 2 3 मैं रब कर देता हूं, ठीक है। तो हमारा जो समीकरण फर्स्ट क्या था, हाँ, तो हमारा समीकरण फर्स्ट क्या था, वो भी फाई के बराबर था, ये भी फाई के बराबर है। देखो तो हमारा दोनों को इक्वल नहीं रख सकते, तो क्या था हमारा वो समीकरण, E इंटू 2πr_l। अब ये भी फाई के बराबर था और ये भी फाई बराबर है, तो इसको बराबर लिख सकते हैं Q/ε0, क्योंकि ये भी फाई के बराबर है और ये भी फाई के बराबर था। समीकरण 1 बदू, इसे भी रब कर दूं, मिटा दूं, ठीक है। अब देखो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, E की निकालनी है मुझे। तो अब मुझे E की निकालनी है, तो इसको पूरे को इधर ले जाऊंगा, तो E बराबर क्या बचेगा बेटा, Q/2πr_l_ε0। इसको अच्छी तरह से लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, 1/2πε को इधर ही छोड़ दूं, 2πε0 को इधर छोड़ दूं, Q/r_l इधर ले जाऊं, RL इधर ले जाऊं। अब चूंकि मैं जानता हूं कि ये तो हमारा रेखीय आवेश घनत्व होता था Q/L, और इसे किससे, लैम्डा से प्रदर्शित करते, लैम्डा बराबर था हमारा Q/L, रेखीय आवेश घनत्व। यहां इसकी वैल्यू यहां पुट कर दूं तो E बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 1/2πε0 λ/r। यही हमारा इसका व्यंजक निकल के आ गया। ये विद्युत क्षेत्र है, तो इसकी मात्रक क्या होगा, न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम इसका मात्रक होगा, आप जान चुके हैं। और ये हमारा इसका व्यंजक निकल के आ गया। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर आगे नई लेक्चर के साथ आपके मिलते हैं, नई लेक्चर के साथ। तब तक खुश रहो, पढ़ो और आगे बढ़ो। ठीक, नमस्कार।